हेलो एंड वेलकम टू द दिल्ली बिट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग जो पेपर देते हैं कौन सा COQP 05, उसमें आप लोग जो लैंग्वेज वाला पार्ट होता है जहाँ पर आप लोग को हिंदी इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत भी देखने को मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं 51 क्वेश्चन से, क्योंकि इससे पहले के 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश को देखा होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोग को 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन, जहां पर लिखा है कि पितृ शब्दस्य प्रथमा बहुवचने किम रूपम, यानी कि क्या मतलब है कि पितृ जो है आप लोग क्या करना है, शब्द रूप बताने। ठीक है, पितृ के शब्द रूप बताने, जहां पर आप लोग को सभी नहीं बताना है, आप लोग को बताना है कि प्रथमा बहुवचन में क्या रूप बनता है, यह बनेगा। तो क्या बनेगा, पित्राह बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग को शब्द रूप याद होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये मान के चलिए, शब्द रूप हो गए, धातु रूप हो गए, ये तो ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को आराम से मिल जाते हैं स्टूडेंट, तो आप लोग इनको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 52 क्वेश्चन देखिए, मनस जो शब्द है इसमें क्या करना है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का आप लोग को रूप बताना है कि क्या रूप बनेगा। देखिए सेम आ गया, वहां पे पितरी का पूछ लिया, यहाँ पे मनस का पूछ लिया। तो मनस शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचने किम रूपम, यानी कि कौन सा रूप बनेगा। तो यहाँ पर आप लोगों का मनस जो शब्द है, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, वो क्या है, वो नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो उसका रूप क्या बनेगा, मनसा बनेगा। क्या बनेगा, मनसा, यानी कि सेकेंड इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है लकार से। मैंने अभी आप लोगों को कहा कि शब्द रूप और लकार यानी कि धातु रूप आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए लकार को ना यहाँ पर क्रम से लगाना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लकार आपको पहले देखने को मिलता है और कौन से बाद में। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। यानी कि सबसे पहले आता है लट लकार, फिर आता है लिट लकार, लिट सॉरी लुट, लिट, लोट, लंग विधिलिंग, आशीर्लिंग, उसके बाद लुंग, और लास्ट में आता है रिंग। ठीक है, तो ये आप लोगों के लकार हैं जो कि क्रम से हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के हिसाब से आप लोग इनको क्रम से लगा लीजिएगा। और जब आप इसको क्रम से लगाएंगे तो फिर सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी, डी फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड आपका हो जाएगा सी, फिर बी, और लास्ट में आपका ए, यानी कि लट लिट लुट और रिट लकार आपका सही क्रम आपका हो जाएगा। तो सेकेंड जो ऑप्शन है वो आप लोग का एकदम सही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो प्रश्न आया हुआ है वो अलंकारों से आया हुआ है। एक बात ध्यान रखना, अलंकार की परिभाषा से आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग सभी अलंकारों की एटलीस्ट परिभाषा को लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सार्धम्यम डैश भेदी, तो उपमा भेदी। ठीक है, और उपमा अलंकार कौन सा होता है, जहां पर आप लोग को उपमान और उपमेय में आपको क्या तुलना की जहां पर बात की जाती है, वहां पर आप लोग को उपमा अलंकार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देखिए संधि से प्रश्न पूछा गया है। किससे, संधि से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले यण संधि है। यण संधि आप लोग को पता है 21 स्थान पर यण हो जाना। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कहाँ पर है, तो यद्यपि पे। क्यों, क्योंकि अगर मैं यद्यपि को ब्रेक करूँ तो क्या हो जाएगा, यदि प्लस अपि। ठीक है, तो आपको खुद दिख रहा है। सेम आप देखिए गुण संधि, गुण संधि आप लोगों को कहाँ देखने को मिल रही है, उपेंद्र में, है ना। क्यों, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो देखो क्या आ जाएगा, उप प्लस इंद्र। ठीक है, दीर्घ संधि आपको कहाँ देखने को मिल रही है, विद्यालय में। क्या हो जाएगा, क्या रूप बनेगा, विद्या प्लस आलय। इन सब की बात हम लोग कर चुके हैं क्लास में, भूलिएगा मत। ठीक है, आयादी संधि यानी कि नायिका, और नायिका के लिए क्या हो जाएगा, नई प्लस अक। तो अब आप देखिए आराम से आप लोग अपनी संधि को कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं और इजीली संधि को पहचान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए यण संधि यानी कि थर्ड, फर्स्ट का थर्ड जहां आपको देखने को मिल रहा हो, सेकंड का फर्स्ट, तो थर्ड में आप देखिए थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी कि ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए आप लोग के सामने एक वाक्य दिया हुआ है, क्या, रामस्य गृहम अत्रैव अस्ति, यानी कि यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, अव्यय पद बताओ। अव्यय पद आप लोग को पता है जो कि क्रिया वचन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रामस्य गृहम अत्रैव अस्ति, यहाँ पर पूछा कि बताओ ये एक आपको अव्यय देखने को मिल रहा है या फिर दो। तो आप लोग खुद ध्यान से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक तो आपको अत्र प्लस अगर मैं इसको कर दूं क्या, एक, तो यहाँ पर आपको दो अव्यय देखने को मिल रहे हैं। तो दो, सेकेंड इसका सही आंसर
हो जाएगा। ठीक है, रामस्य में मिलेगा नहीं, क्योंकि रामस्य षष्ठी विभक्ति, गृहम घर थोड़ी ना अव्यय हो जाता है। तो इस तरीके से 2 अव्यय देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए क्या पूछा गया कि मंदाक्रांता एक छंद है, उसमें प्रतिपादम कति वर्णः भवन्ति, यानी कि कितने वर्ण है उसमें। तो जो मंदाक्रांता छंद है उसमें आपको 17 वर्ण देखने को मिलते हैं। यानी कि हर छंद के आप लोग क्या कीजिए, वर्णों को याद कर लीजिए कि इस छंद में कितने वर्ण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है कि अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणानि, यानी कि अव्यय भाव समास का कौन सा उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अव्यय भाव समास कौन से होते हैं, जहां पर आप लोग को पहला पद यानी कि पूर्व पद जो होता है या तो फिर वो अव्यय होगा या फिर वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है, बताइए। यथाशक्ति, यथा, तो क्या ये है, बिल्कुल है, सही। राजपुरुषा, क्या ये है, नहीं, ये आपका अव्यय पद नहीं है। ठीक है, उपकृष्णम, ये भी है। घनश्यामः, ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का जो पहला यानी कि ए और सी जो है वो सही आंसर है, यानी कि अव्यय भाव समास के अंदर आता है। तो ए और सी यानी कि सेकेंड उत्तर जो आपका है वो एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगमः अस्मिन् पदे कः प्रत्यय, यानी कि आगम जो है इसमें आप लोग का प्रत्यय पूछा गया है। ठीक है, खुद बताइए। आगमः अगर मैं बात कर रही हूं तो इसमें आप लोग को अगर मैं कह दूं उसको ब्रेक कीजिए, तो आंग प्लस गम प्लस ज्ञे, तो आप लोग का कौन सा प्रत्यय देखने को मिला, ज्ञे। तो ये सब मिलकर क्या बनता है, ये बनता है आपका आगमः। ठीक है, यानी कि थर्ड जो है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। और ध्यान रखना, ल्युट तो देखो आपको देख के भी नहीं समझ आ रहा होगा कि ल्युट है, यहाँ पे कत भी नहीं है और अच भी नहीं, लेकिन ज्ञेय प्रत्यय आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुर्वाणः इति पदे कः प्रत्यय, यानी कि कुर्वाणः जो दिया हुआ है इस शब्द में आप लोगों से क्या पूछा गया है, प्रत्यय को पूछा गया है। अब देखो आप खुद देखो, कत तो नहीं हो सकता, क्षत्रि भी नहीं हो सकता, कत अवतु भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आप लोगों को वान आन इस तरीके के शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है, ड़ है अंत में, यानी कि कहीं ना कहीं न को ड़ तो हो जाता है। मतलब कभी भी ना हमेशा ट्रिक लगाने की कोशिश करा करो, अगर आपको याद उस समय ना आ रहा हो तो। यानी कि मैं कह दूं कि क्री धातु है, बिल्कुल है, क्री ही धातु है, और कौन सा प्रत्यय है, तो शानच प्रत्यय आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि थर्ड जो होगा वो उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, सेव जो धातु हो, लोट लकार मध्यम पुरुषे रूपाणी भवंती। अब ना आप लोगों से अभी आपने देखा था मनस जो शब्द था उससे पूछा गया था कि इसमें कौन सा रूप बनता है। अब यहाँ पे देखो आप लोगों से पूरे के पूरे रूप पूछ रहे हैं कि सेव जो धातु है उसमें लोट लकार, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, उसमें भी आपका कब मध्यम पुरुष के सारे रूपों को पूछा गया है। ठीक है, तो कौन से रूप बनते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो आप लोग का मध्यम पुरुष में क्या बनते हैं, सेवस्व, सेवेधाम और सेवध्वम। तो ये आप लोग के रूप बनते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आप लोग का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ए बी सी, सेकंड वाला जो आंसर है वो आप लोग का एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, मैम अच्छा तो फिर जो सेवई है ये कहाँ पर रूप बनता है, तो ये आप लोग का उत्तम पुरुष में बनता है। ठीक है, सेव ही धातु में बनता है लेकिन उत्तम पुरुष बनता है, लेकिन आप लोगों से प्रश्न क्या पूछा गया है, मध्यम पुरुष। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो ध्यान रखा करो आप लोग एग्जाम के समय भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, नदी शब्दस्य तृतीय विभक्तौ रूपाणी भवन्ति। नदी के जो शब्द रूप हैं उसमें आपसे क्या पूछा गया है कि तृतीय विभक्ति, तीसरी विभक्ति में आप लोगों के रूप पूछे गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रूप बनते हैं, तृतीय विभक्ति में आपका बनता है नद्याः, नदीभ्याम, नद्या नदीभ्याम, नदीभिः। ठीक है, नद्या नदीभ्याम, नदीभिः। तो ये क्या होता है, ये आप लोग का तृतीय विभक्ति में बनता है। देखो नद्या, नदीभ्याम और नदीभिः, लेकिन जो नदीम है ये आप लोग का नहीं बनता। तो ये आप लोग के शब्द रूप कब बनता है, ये आप लोग का आपको देख के पता चल रहा होगा द्वितीय विभक्ति में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर आप लोगों से तृतीय विभक्ति पूछी, यानी कि बी सी डी फोर्थ जो है वो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भू ऊर्ध्वम इत्यस्य
संधौ किम रूपम, यानी कि इसमें आप लोग के क्या पूछे गए, कौन सा रूप आपको देखने को मिल जाता है। तो ध्यान रखना, जब आप लोग इसको जोड़ेंगे, संधि से ऐड करेंगे, तो कौन सा आ जाएगा, भूध्वर्वम, भूध्वर्वम। ठीक है, तो ये आप लोग का यानी कि फर्स्ट वाला जो आंसर आपका वो सही हो जाएगा। कौन सी संधि है, तो आप देख के पहचान पा रहे होंगे कि अगर ऊ और ऊ को जोड़कर तब भी ऊ बने, यानी कि बड़ा ऊ आप जिसको कहते हैं दीर्घ ऊ, तो कौन सी संधि आ जाती है, तो दीर्घ संधि आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखिए आप लोगों के ना नाटक कुछ मैंने आप लोगों को बताए थे कि कुछ नाटक भी आप लोगों से ना पूछ लिए जाते हैं, चाहे उनकी रचनाओं के बारे में पूछ ले, चाहे उनके कवियों के बारे में पूछ ले। तो यहाँ पर आपका जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत फेमस, कालिदास द्वारा रचित, उसमें पूछा गया है कि दुष्यंत शकुंतलयोः पुनर्मिलनम कस्मिन अंके भवति, यानी कि कौन से अंक में होता है पुनर्मिलन जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो सप्तम अंके यानी कि 7वें अंक में उनका पुनर्मिलन देखने को आपको मिल जाता है। किसका, दुष्यंत और शकुंतला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपको 2 सूची दी गई हुई है, इसमें आप लोग को मिलान करके बताना है। देखो यथाशक्ति, आंख बंद करके ऐसे शब्द जहां देखने को मिल जाए, यथा, अनु, उप, तो आपके कौन सा समास हो जाता है, तो अव्ययी भाव समास। ठीक है, गोहितम, गोहितम में आप लोगों का कौन सा समास देखने को मिलता है, तो तत्पुरुष समास। कंटकाले बहुव्रीहि समास। रामकृष्ण द्वंद्व समास। ठीक है, तो ध्यान रखना, यानी कि आपका फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का आपका हो गया थर्ड, बी का हो गया आपका फोर्थ, फर्स्ट का आप लोग का हो गया सेकेंड, बी का आपका हो गया थर्ड, सी का आपका हो गया फोर्थ और डी का आपका हो गया फर्स्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है। आप लोग किसके साथ जाएंगे, इसी के साथ जाएंगे, यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, ये आप लोग का सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूत बलिही, इसमें आप लोगों का समास पूछा गया है। देखो भूत बलिही, बिल्कुल सोचना ही नहीं है, किसके साथ जाएंगे, भूत बलि में आप लोग का तत्पुरुष समास देखने को मिलता है। देखो द्विगु समास हो नहीं सकता, हमेशा ना एलिमिनेशन मेथड लगा लिया करो अगर आपको उस समय याद ना रहा हो। द्वंद्व समास यानी कि जब दोनों पद प्रधान हो, आप लोग को क्या यहाँ पे माता पिता ऐसा दिखने को मिल रहा है, योजक चिन्ह और च, इस तरीके से नहीं। द्विगु समास कोई संख्यावाची हो, कुछ संख्या नहीं देखने को मिल रही, और बहुव्रीहि जब विशेष अर्थ, तीसरा कोई अर्थ देखने को मिले तो उस तरीके से भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास जो है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी ना एक कवि और उनकी रचनाओं से, वहां से भी आपके प्रश्न पूछ लेता है कहीं ना कहीं, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे देखिए कालिदास, कालिदास से पूछा गया कौन सी रचना है, तो आप लोग को सोचना ही नहीं है कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। श्रीहर्ष, श्रीहर्ष की कौन सी रचना है, तो नैषध चरितम। भारवी, भारवी की कौन सी है, किरात अर्जुनियम। माघा, माघा की कौन सी है, शिशुपाल वधम। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या आंसर सही हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कौन सा आंसर है, थर्ड वाला आप जाएंगे। देखो पहला भी मिला लेंगे ना तब भी आप लोग को आराम से मिल रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी तीनों की बात भी करेंगे, जैसे कि बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। ठीक है, तो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो आप लोग का एकदम सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देखिए भवत है, इसके शब्द रूप पूछे हैं, पुरलिंग में पूछे गए हैं, तो क्रम से बताइए क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिए, देखो सबसे पहले आपका जो प्रथमा विभक्ति में बनता है वो क्या बनता है, भवान। ठीक है, आप लोग चाहो तो नोट करते चलो। अगर मैं कह दूं तृतीया विभक्ति में कौन सा बनता है, तो बनता है भवता। अगर हम कह दें चतुर्थी विभक्ति में कौन सा बनता है, तो बनता है भक्ते। अगर कह दें कि सप्तमी में, ठीक है, कौन सा रूप बन रहा है, तो बनता है भवती। अब आप लोग देख लीजिए क्या आप लोग का मैच हो रहा है। देखो यहाँ भवता है, कौन सी है, तृतीय विभक्ति। भवान में कौन सी है, आपकी प्रथमा विभक्ति। भवती में कौन सी है, सप्तमी विभक्ति। और भक्ते में कौन सी है, तो आपकी चतुर्थी विभक्ति। अब इनको आप लोग क्रम से कर लीजिए इसी को। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगी आपकी प्रथमा यानी कि भवान यानी कि बी। देखो बी आपको मिल गया, उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आप लोगों की चाहिए ए। तो यही आपका थर्ड वाला जो है ये सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, ए, डी एंड सी। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्रम से पता होना। जैसे ही थोड़ा सा आप लोग को शब्द रूप याद होंगे, आप लोगों से क्रम पूछ लेगा, क्वेश्चन घुमा दिया गया, आप भी घूम गए। ऐसे घूमना नहीं है, आप लोग को याद रखना है कि किसके बेसिस पे ये पूछा जा रहा है, क्या क्रम पूछा जा रहा है। थोड़ा सा आप याद करेंगे, अगर आपने याद कर रखा है तो अपने आप आपको समझ जाएंगे कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता। बालाह शनई दुग्धम पीबती, बालक को दूध पीने की बात है, तो फिर इसमें पूछा गया क्या, क्रियापदम। तो क्रियापद बता दीजिए क्या होता है, आना जाना पीना खाना, ये सब क्या है, क्रियापद है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पिबती जो है वो क्रियापद देखने को मिलता है। ठीक है, बालाह को तो कुछ नहीं समझेंगे ना भाई, ये तो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी घबराना नहीं है। पीताम्बरः, आप खुद बताओ, ये पीले हैं जिसके अंबर, कौन सा समास देखने को मिलता है? ये तो आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ रखा है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, और कर्मधारय और बहुव्रीहि में तो आप कंफ्यूज भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो कर्मधारय दिया ही नहीं हुआ है, द्वंद्व तो हो ही नहीं सकता। दोनों पद जहाँ पर और इस तरीके से योजक चिन्ह देखने को मिले, द्विगु में संख्या चाहिए, अव्ययी भाव में कोई अव्यय पद चाहिए, तो अपने आप तो आपका बी यानी कि सेकेंड वाला सही आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग को इसको क्या करना है, विभक्ति को क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए केन, मतलब इसको तो देख के ही पता चल रहा होगा, केन से आप लोग क्या पहचान जाएंगे, ये कौन सी विभक्ति आ जाएगी, तृतीया विभक्ति। कह, रामः कौन सी आती है, प्रथमा विभक्ति। कस्य, कस्य में कौन सी विभक्ति आती है, तो षष्ठी विभक्ति। कम में कौन सी विभक्ति देखने को मिलती है, रामम, द्वितीय विभक्ति। अगर आपको याद ना है ना तो थोड़ा सा अपने शब्द रूपों को याद करेंगे ना तो अपने आप इसको भी याद कर लेंगे। वैसे तो इसके अलग से रूप चलते हैं, लेकिन आप लोग उससे भी कनेक्ट करेंगे ना तब भी आप लोग को आराम से याद हो जाएंगे। तो आप बताइए, बी जो है वो हमें सबसे पहले चाहिए। ठीक है, बी अब मिल गया हमें, उसके बाद हमारे को डी चाहिए। देखो बी डी करते ही तुरंत आपको फोर्थ आंसर भी मिल गया। क्या बहुत मुश्किल है? नहीं, बस थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, और वो भी तब आएगा अगर आपने कभी ना कभी पढ़ रखा हो, कभी याद कर रखा हो, सिर्फ और सिर्फ तभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्री जो धातु है विधि लिंग लकार में उत्तम पुरुष में रूप पूछ रहा है, किसकी, क्री धातु की। क्या बनता है क्री धातु का रूप किसमें, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष में, तो क्या रूप बनता है, कुर्याम। ठीक है, क्या बनता है, कुर्याम। तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का क्या ये सही आंसर हो जाएगा, कुर्याम। ठीक है, फोर्थ वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग के सामने ना एक पैसेज है, मतलब पैसेज भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर लैंग्वेज के क्वेश्चंस में, मतलब लैंग्वेज के पेपर्स में आप लोगों को पैसेज से प्रश्न देखने को मिलते हैं और पैसेज भी पूछे जाते हैं। लेकिन इसको देख के घबराइएगा, सबसे पहले क्या करिए, या तो आप लोग क्वेश्चन पे आ जाइए या फिर आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिए। संस्कृत के पैसेज आप लोग को टफ लग रहे होंगे लेकिन बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। चलिए मैं तो कह रही हूँ एक बार आप इसको क्वेश्चन को देखो। नीति शतकम केन रचेतम, किसने रचा है, देखो पहली लाइन ही पढ़ो, नीति शतके भर्तृहरि कथयति, भर्तृहरि कहते हैं नीति शतके में। आपको फर्स्ट का आंसर तो आंख बंद करके मिल गया, तो क्या हो जाएगा, भर्तृहरिणा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं यत यह मनुष्य ना तो साहित्यम पठति, अगर जो मनुष्य साहित्य नहीं पढ़ता है, ना ही संगीतम पठति यानी कि और संगीत भी नहीं पढ़ता है, पुनरपि कला विहीन अस्ति, तो वे क्या हो जाता है, कलाओं से रहित हो जाता है, विहीन हो जाता है। ठीक है, कला विहीनः सह वस्तुतः मनुष्य न अस्ति, तो वह वास्तव में मनुष्य नहीं है, अपितु मनुष्य से, बल्कि मनुष्य के शरीरे साक्षात पशुअः एव अस्ति, यानी कि जो मनुष्य के शरीर में वो क्या है, पशु के समान कहा गया है उनको। ठीक है, और देखिए एतस्य पशुः ना तो पुच्छ अस्ति ना ही विष्णास्तः एषः अस्मिन् संसारे केवलम विचरति, यानी कि ऐसे इंसान की ना तो कहीं पूंछ होती है ना कुछ सींग होता है। इस तरीके से मतलब एक तरह से ये कहा है कि जो पशुओं को पशु को इंसानों को मनुष्यों को पशुओं के समान बताया, अगर उन्हें साहित्य की नॉलेज नहीं है, संगीत नहीं जानता या कलाओं को नहीं जानता। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया कि एषः कुत्र विचरति, यानी कि एषः किसके लिए आया है, तो यहाँ पर एषः संसारी के लिए आया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ लास्ट प्रश्न देखिए, यह मनुष्य न तु साहित्यम पठति। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है कि क्रियापदम पूछा गया है, क्रिया बता दीजिए, तो पढ़ता है, पढ़ती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का क्रियापद हो जाएगा। तो देखिए आपने एग्जाम कितना सिंपल था, संस्कृत से बस आप लोग डरते हैं। ठीक है, बस आप लोग को लिए जो इंपॉर्टेंट है वो शब्द रूप याद कर लीजिए, धातु रूप याद कर लीजिए, समास आप लोग को पता होना चाहिए, संधि आप लोग को पता होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोग पैसेज से भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग को क्लियर हुआ तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।